नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। मैं सच कह रहा हूं, हमारी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और शायद हम अपनी सोचने की, समझने की और काम करने की इच्छाओं को भी भूल सकते हैं। इतना बड़ा ये विषय है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट शायद इतना बड़ा है कि जो हाइड्रोजन बम कभी नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं आज बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसका कितना रियल इम्पैक्ट है और इससे दुनिया कैसे बदलेगी, हमारे आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो काम करते हैं या जो हम करना चाहते हैं उसके बीच का जो फ़र्क है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर रहा है। और बहुत सारी दुनिया में जो बदलाव इस वक्त आप देख रहे हैं उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण एआई है। एआई के नाम से बहुत प्रचलित है और ये हमारी आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा, आज इसी को समझेंगे। और ख़ास तौर पे नौकरियों और तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बावजूद मैं ये बिजनेस एंगल में ले जाऊंगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड को ये सबसे ज़्यादा बदलेगा, सबसे ज़्यादा चेंज करेगा, क्योंकि ये डेटाबेस टेक्नोलॉजी है और फाइनेंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल होता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं पहले कि ये एआई भला क्या है, क्या चीज़ है एआई, कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एआई क्या है। देखिए, एआई बेसिकली एक ऐसी लर्निंग, एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमारी मशीन है, हमारे कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा डालते हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको हम अपनी मशीन को सिखा देते हैं। अपनी मशीन को डेटा के जरिए हम ये लर्न करा देते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी देर बाद हम क्या करेंगे। और वो हमारे ह्यूमन बायसेस को, जो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश पॉइंट है हमारे और मशीन के बीच में, कि हम अपना रीज़न अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उस रीज़न को मैं डेटा में कन्वर्ट कर दूं और उसके बाद मैं उसको फीड करूं तो फिर हमारे बायसेस भी इसमें से चले जाते हैं। और एक तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है जो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। दुनिया में आप सोचिए कि इस ग्राफिक को यहाँ पे रखिए, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम और आप जो इंसान है, किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। उस लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, कंटूर्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जेस्चर्स होते हैं, और उसको हम वर्ड के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। उस वर्ड को पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद जो डेटा जनरेट होता है वो बिलियंस ऑफ कंटूर्स उसमें एडमिट किए जाते हैं। उसको मिला के जो डेटा बनता है उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, जो LLMs है, जो इस एआई की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उसमें अप्लाई कर दिया जाता है, उस मशीन में, उस डेटा में डाल दिया जाता है, तो जनरेटिव एआई बनती है। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई के ज़रिए हम कंप्यूटर को सोचना सिखा सकते हैं, हम कंप्यूटर को इमेजिन करना सिखा सकते हैं, हम कंप्यूटर को डिज़ाइन करना सिखा सकते हैं, हम कंप्यूटर में इमेज बनाना सिखा सकते हैं, हम उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं जो हम और आप करते हैं। इसलिए LLM के ज़रिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान है। अगर मैं ये कहूँ कि कल क्या होगा, ये कैसे हम जान सकते हैं? तो अगर हमारे पास दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशंस हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि कल मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, और वही काम LLMs करते हैं। इसलिए एआई की जो सबसे बड़ी ताकत है वो LLM है। अब एआई से इतना डर क्यों है? देखिए, आपने खबरें पढ़ी होंगी कि पूरी दुनिया में जो लोग एआई बना रहे हैं, जो इसके इन्वेंटर्स हैं, चाहे वो ओपन एआई के CEO खुद क्यों ना हो, इलान मस्क जो ओपन एआई के पहले फाउंडर थे, बाद में वो उससे एग्जिट ले गए, दुनिया भर के लोगों ने, 2,500 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी कि मैंने जो बनाया मुझे उसी से डर लग रहा है। तो एआई के खतरे भी क्या है? क्या वो हमारे लिए, सिविलाइजेशन के लिए, इंसानियत के लिए एक चैलेंज बनेगा? ये है, एक अच्छा टूल हो सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन के लिए खतरा है। इस बारे में लोग बात कर रहे हैं। इसको आगे हम लोग डिटेल में जब डिस्कशन में लाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि एआई से क्यों खतरा है। क्या ऐसा हो सकता है, कभी संभव भी हो सकता है कि बहुत सारे आरोप लगते हैं कि आपके इलेक्शंस को मैन्यूवर कर दिया गया, या जो आप सोच रहे हैं उसको मैन्यूवर कर दिया गया। आपने एक फिल्म या एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखी होगी, कोडेड बायस। अगर मैं आपके पूरे डेटा के बायस को कोड कर दूं तो जो नतीजा निकलेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। इसलिए उसका एक बड़ा खतरा भी है। अगर अच्छा है तो खतरा भी है। तो इसलिए एआई के खतरे को भी समझ सकते हो। और पूरी दुनिया जब सेंट्रलाइज हो जाएगी, एक ही तरह करने लगेगी, तो वो सिविलाइजेशन के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तीसरा एक बड़ा पॉइंट आता है कि एआई और चैट जीपीटी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एआई का एक एप्लीकेशन है, बड़ा टूल है
इसके एडवांस वर्जन चैट जीपीटी 4 भी आ चुके हैं, गूगल अपना अलग से लॉन्च कर रहा है, लॉन्च कर भी दिया उसने, एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी इसलिए चूँकि बहुत पॉपुलर है तो समझ के लिए मैं कर रहा हूँ, इसका इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। अगला ग्राफिक दिखाइए, चैट जीपीटी और निवेश। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि चैट जीपीटी में जाइए और उसमें डालिए तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, आपके लिए कविता लिख देगा, ब्लॉग लिख देगा, एजुकेशन के लिए काम कर देगा। क्या वो ये भी बता सकता है कि हम क्या निवेश करें? शायद बता सकता है, क्योंकि जब चैट जीपीटी 4 हम लेके आएंगे जिसमें हमने LLMs का इस्तेमाल किया और उसमें ह्यूमन बायस को हटाया, तो शायद वो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी तैयार है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे हम कैसे करेंगे। एक चीज़ और समझिए, आपको वो एसेट सिलेक्शन की बात आती है कि कैसे हम करेंगे, तो इसको भी ग्राफिक के जरिए समझने करते हैं। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, अभी हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एसेट को एनालाइज करते हैं, उनकी पीछे की 20 साल की हिस्ट्री लेते हैं, उसको डेटा में डालते हैं, फिर एवरेजेस निकालते हैं, फिर उसमें और टूल लगाते हैं कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है। ये सब एक क्लिक में चैट जीपीटी आपके लिए कर सकता है, एक क्लिक में AI के जरिए ये हो सकता है। तो इससे बहुत सारे लोग जो मैन आवर में काम करते हैं उनके लिए 1 क्लिक का ये काम होगा। इस पर एक बहुत विस्तृत रिसर्च की है, एक यूनिवर्सिटी है ताइवान की जिसने इस पर काम किया है, और उसने ये प्रूव किया अपने रिसर्च के जरिए, अपने सर्वे के जरिए, कि बहुत बड़ी तादाद में अगर आप इसके ज़रिए काम करते हैं, चैट जीपीटी के एडवांस वर्जन या AI के किसी दूसरे टूल के एडवांस वर्जन के ज़रिए, तो आप एक फंड मैनेजर से ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, जिसमें रिस्क बहुत मिनिमम होगा, ह्यूमन एरर की गुंजाइश बहुत कम होगी। तो आज इसी को समझेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है हमारे लिए, कितनी बड़ी तादाद में इससे नौकरियां जाने वाली हैं, ये सच है, और उससे हम कैसे निपटें। मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं ये सब जानने की कोशिश करूंगा कि इसके ज़रिए क्या हो सकता है और कहां कहां सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किल आने वाली है AI से। तो आज इसी को समझेंगे। हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मनीष डांगे जी हैं, जो मैक्रोमोज़ेक नाम की कंपनी, मैं इनकी कंपनी को पहले किसी दूसरे नाम जानता था, लेकिन आज उन्होंने सही किया कि मैक्रोमोज़ेक, और ये फाउंडर है इसके, इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, डेटा बहुत पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा आपसे टफ सवाल भी होंगे। दूसरा मेरे साथ अनुराग सिंह जुड़े हैं अमेरिका से, एनसिट कैपिटल के फाउंडर हैं और बहुत सारा डेटा पढ़ते लिखते रहते हैं। आज इनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग टाइम होने वाला है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। दो हमारे साथ थे टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, राज नवानी जी जेट सिंथेसिस के CEO और फाउंडर हैं, साथ ही अंकुश सभरवाल जी कोरोवर के CEO और फाउंडर हैं। और ये दोनों लोग हमें समझाएंगे कि जो कुछ हम लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना डरना चाहिए, कितना नहीं डरना चाहिए। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और इस चर्चा के जरिए मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच का सामना ज़रूर कराना चाहता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। तो राज नवानी जी, आपसे शुरू करें। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो ये AI है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि गोल्डमैन सैक्स कहता है कि कम से कम 30 करोड़ नौकरियाँ आने वाले एक डिकेड में चली जाएंगी, 2/3 लोगों का कामकाज करने का तरीका बदलेगा या उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। IBM तो कह रहा है कि मैं 7800 लोगों की नौकरी खत्म करूंगा क्योंकि AI के जरिए, ऑटोमेशन के जरिए हमको उनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना बड़ा चैलेंज है सर ये? तो थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। ये जो AI का जो अभी जॉब्स की जो आप बात कर रहे हैं, कि आई थिंक AI के कारण बहुत जो अब तक जो AI की जो चर्चा होती थी, ये 40-50 सालों से हो रही है। देयर इज ऑलवेज बीन इंटेलिजेंस इन डेटा, बट अभी जो डेटा की जो अवेलेबिलिटी हो गई है सब तरह से काफी बढ़ गई है। और आई थिंक उसके कारण हम अब देख रहे हैं कि काफी सारे जॉब्स, काफी सारे चीजें जो पहले टास्क ओरिएंटेड होती थी, अभी पूरी ऑटोमेटेड हो रही है। और उसके साथ जो आगे से जो चेंज हुआ है कि ये सब अभी जेनरेटिव AI हो गए। तो पहले तो डिसीजन मेकिंग सिर्फ प्रिडिक्ट होती थी, अभी वो डिसीजन मेकिंग भी खुद हो रही है। अभी उसके कारण क्या हो रहा है कि काफी जॉब्स जो टास्क ओरिएंटेड और ऑटोमेटेड रहते थे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और मशीन इज जस्ट बिकमिंग स्मार्टर एज इट गेट्स मोर डेटा। उसके कारण देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन दी क्वालिटी ऑफ द आउटपुट जो अभी हमको दिखाई दे रही है। तो उसके कारण काफी जॉब्स अभी डिसरप्ट होंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं, और काफी कंपनीज उसके कारण उसको आगे बढ़ाती जा रही है।
पर उसमें एक ऑप्टिमिज्म यही है कि उसके कारण अभी बहुत से नए जॉब्स भी आ गए हैं और उसके कारण आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस दैट वी विल सी इन द वर्ल्ड दैट विल हैपन व्हेनेवर देयर इज अ जनरेशनल चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी तो थिंग्स लाइक एआई एक्सपर्ट्स, एआई ethics officers, AI consultants. There is a large role for prompt engineers. आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे कि कौन सा सवाल सही होना चाहिए, वो पूछ के मशीन को ट्रेन हो सकते हैं. तो ये सब चीजों के लिए हमको रीस्किलिंग लोगों की काफी करनी पड़ेगी और उसके कारण आई थिंक जो समय लगेगा उसमें अपॉर्चुनिटी भी काफी हो रही है. बट ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ेगी. हर टेक्नोलॉजी जनरेशनल शिफ्ट में ये चीजें होती है. बट ओवरऑल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एट अ लार्जर स्केल एंड एज द मॉडल्स बिकम बेटर एंड द सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स जो निकल जाएंगे बट उसके कारण जो नए जॉब्स पैदा होंगे उसकी तरफ हमको फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा. अंकुश, राज जी बहुत होपफुल है. मैं अगेन इस क्वेश्चन को दोबारा लाना चाहता हूँ. देखिए, एक इंसान क्या है, मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है. मेरे पास एक लैंग्वेज जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं जो मेरे दिमाग में फीड हैं. मैं तो सिर्फ यही हूँ. अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एक मशीन को एक डेटा के कन्वर्जन में, तो मेरी क्या ज़रूरत है फिर? हम कितने भी होपफुल हो जाएं, मेरी ज़रूरत क्या है? या किसी और की, मेरे जैसे 4 लोग हैं, वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत ही स्टीरियोटाइप रन ऑफ द मिल का काम है. अगर उन चारों को एसिमुलेट कर दें और उसको एक डेटा में कन्वर्ट कर दें, तो फिर एक बिगर चैलेंज खड़ा होगा बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जॉब प्रोफेशंस के लिए. वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे लॉयर हो, वो डेटा साइंटिस्ट हो, फाइनेंशियल वर्ल्ड के हो. ये डेंजर दिख रहा है यहाँ पे. इसलिए मुझे थोड़ा सा चिंता ये हो रही है कि मैं इसको बहुत सोच नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होना. मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कल क्या होगा. इसको लोग बहुत कंपेयर कर देते कि यार जब कंप्यूटर आया था तब भी सब लोग ऐसे कह रहे थे कि सबकी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन देखो उससे ज़्यादा जॉब क्रिएशंस हुई. लेकिन कंप्यूटर के उस एरा से और इस एरा के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है सर. अंकुश जी. राइट. थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग मी. आपने काफी फिलोसफिकल चीज बोली और फैक्ट भी है. और मतलब हम हैं क्या, राइट, कि लैंग्वेज को अगर निकाल दिया जाए तो हम हैं क्या. और अगर मैं थोड़ा और सोचूं, और हमने समझ क्या लिया था अपने आप को, राइट. तो इफ यू सी फ्रॉम द 30,000, मुझे नहीं लगता हमारे में और एक एंट में इतना कोई डिफरेंस है. मुझे नहीं लगना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग सोचते थे कि हम थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, हमें ज्यादा कुछ आता है, तो हम शायद इसलिए डर रहे हैं कि जो हमें आता है वो अब तो किसी और को भी आएगा. तो इट्स नॉट ए बिग डील. हमने शायद अपने आप को कुछ पढ़ के ज्यादा ही समझ लिया था, राइट. ये थोड़ा फिलोसफिकल हो गया. लेकिन अब देखो कि आई थिंक अगर मैं एक एनालॉजी बोलूं, अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में किसी को हायर कर रहे हैं, अगर वो हमसे स्मार्ट निकलता है, राइट, हमारा सबॉर्डिनेट हमसे स्मार्ट होता है, तो वहां पे भी हलचल हो जाती है, राइट. वी आर नॉट मैच्योर इनफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू हैंडल दैट सिचुएशन. आई थिंक कुछ ऐसा ही हो रहा है. तो अभी कुछ हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे. एक नई टेक्नोलॉजी आई है, डेफिनेटली हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कैलकुलेटर आया था या एक मशीन एज आई थी या कंप्यूटर आया था. इट्स डेफिनेटली ये डिसरप्शन. तो मुझे लगता है हम अगर जितना फोकस हम ये करें कि इसमें हम कैसे इसको लेवरेज करें, कैसे हम जो अब किसी भी फील्ड में है उसमें हम एआई कैसे यूज करें. अगर हम एआई में हैं फिर तो देन स्काई इज द लिमिट, राइट. यू आर द क्रिएटर. अगर आप एआई में नहीं है, एनी फील्ड, इफ यू आर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सी हाउ वी कैन यूज इट. हम ऐसा नहीं अब सोच सकते कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अगर कोई लोग डर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर शोइंग डिस्प्लेजर अबाउट इट, देयर कैन बी हिडन मोटिव्स, राइट. आप देख लो क्या क्या कौन से लोग are saying that, and the people who are saying we should not do research in AI to see whether they have invested in AI companies again or not, right. तो मुझे जो लग रहा है कि हम ये देखें कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं AI की. नहीं अंकुश जी, पहले तो ये मुझे ये थोड़ा समझाइए कि ये जो दुनिया के जो सबसे बड़े लोग थे, बड़े इन द सेंस कि जिन्होंने इस AI को क्रिएट किया, जनरेट किया,
वो 2,500 लोगों ने चिट्ठी लिखी और वो खुद वो मान रहे हैं कि मैंने पता नहीं क्या बना दिया इससे। वो क्यों डर रहे हैं? वो लोग क्यों डर रहे हैं? उन्होंने तो बनाया है इसको, उनका डर क्या है? See, I'll sound very arrogant, so I think let me still say that. So see few people. अगर मैं अपने से स्मार्ट किसी को हायर करता हूँ, who can handle that, right? So I think 60 years old guy, 70 years old is lot of wisdom, right? Lot of wisdom, no doubt. But is he or she dynamic enough to accept the young people are probably smarter, right? Another set of people, right? I'm coming up with my own AI company. It will take 6 months and 1 year to develop that, and I'm taking respite and kind of moratorium for others to do research. वो प्रैक्टिकल है क्या? हम कैसे रोक सकते हैं? हम ये क्यों नहीं सोच रहे? Let's build a safety net. जो हो गया है हम कुछ और अच्छा करें, and parallelly we build a safety net, right? Safety net में अगर 3-4 factors हैं which I am thinking and kind of very vocal about. 4 चीजें अगर हम किसी भी AI सिस्टम में लाने की कोशिश करें कि स्कोर दें, so that the user should be aware क्या यूज कर रहे हैं. अभी भी आप किसी नाइफ ले लो, right? Knife can be used for your favor and against as well. Same is the case with this. अगर हम कोई भी AI system बना रहे हैं, you see what is the purpose of that system, right? That is one factor. The second factor is inclusivity. Inclusivity, are we taking the whole community, gender biases हैं या नहीं, religion biases, community biases. Third is the responsible use of data. Data तो ले लिया, how we are using, are we transferring it, the complete disclaimers are there or not. कुछ क्या यही डर है क्या? मैं राजन जी से समझ, राजन जी क्या यही एक डर है कि ये जो टेक्नोलॉजी बन गई है ये भस्मासुर टाइप की है, कि ये खुद को ही ख़त्म करने की ताकत रखती है क्योंकि हमने इसको उस लेवल पे बना दिया, यानी बनाने के बाद वैज्ञानिक लोग खुद करने ये मुझसे क्या बन गया? क्या ये डर इसलिए क्योंकि इसको रेगुलेट करना चाहिए? सारी गवर्नमेंट्स कह रही हैं, मेरे ख्याल में शायद इटली ने कुछ डेटा प्रोटेक्शन लगा भी दिया है इसको AI को लेकर के, तो लोग खुद डर रहे हैं कि यार ये करना नहीं चाहिए, ये एक ऐसी चीज़ बन रही है जिससे पूरी ह्यूमन रेस को प्रॉब्लम हो सकती है। राजन सर। जी राज सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, नहीं आप जो बोल रहे वो करेक्ट डबल एज स्वॉर्ड होती है, AI आप सही बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमने काफी समय से देखी है, जो ट्रांजिशन होती जाती है, all of their uses, as was mentioned, can happen for, the better or the worse. पर हम अगर देखें कि इसके अराउंड अगर हमारी जो ग्लोबल जो अग्रीमेंट होती है पॉलिसी साइड पे, and India is now leading this discussion at a global level where policy makers around the world को ये समझना है कि जो AI का जो बेनिफिट है उसको आगे लेके बढ़ाते जाएं और जो नेगेटिव्स हैं उनको कैसे हम फ्रेमवर्क में प्रिवेंट करें कि जो प्रोग्रेशन जो होगी वो एक ही तरह से हो सकती है। अभी आप देखिएगा अगर मशीन बिकम स्मार्टर देन मैन, जो आप बोल रहे थे, और कल मशीन अगर बॉस हो जाती है ह्यूमन की, और जो मशीन है वो कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी देती है जो which is harmful for the human, how do we really deal with a situation like that? अभी ऐसी चीजों के लिए जो फ्रेमवर्क्स जो होंगी, जो पॉलिसीज जो होंगी, the ability for society to come together to create a larger good, ये सारी चीजों पे हमको फोकस करना पड़ेगा। और क्योंकि AI और डेटा crosses across geographic borders, it is very important कि दुनिया के अलग अलग पॉलिसी मेकर्स भी सब साथ में बैठ के इसको एक तरह से इवैल्यूएट करें, और आई थिंक वो प्रोसेस अब शुरू हो गई है। तो मुझे वो एक कंफर्ट है कि जो एडवांटेजेस ऑफ जो AI की जो अभी आएंगी आगे जाके, और एंटरप्राइजेस भी अभी कंपनीज उसको ज्यादा यूज करेंगी, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको ज्यादा बढ़ोतरी देते हुए बाकी जो चीजों को एलिमिनेट करके हम प्रोग्रेशन काफी कर सकते हैं। और एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो है जो अभी AI के बाद जो अभी काफी उम्मीद दिखा रही है, इस क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ये जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है विल बिकम बिलियन टाइम्स फास्टर, एंड विद दैट आई थिंक AI का पावर और भी बढ़ेगा। तो हमको ये पूरी चेन अगले 5-10 सालों को देखते हुए ये जो फ्रेमवर्क्स है हमको बनानी पड़ेंगी। और टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहेगी, इट इज हाउ वी अडैप्ट एंड अडॉप्ट टू इट व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट। मनीष जी, डरावनी है ये AI टेक्नोलॉजी, या इससे बहुत बड़े डिसेप्शन का खतरा है, आपको लगता है? नहीं, तो इसके जो यूज़ केसेस हैं नीरज, जो मीनिंग 100 में से 99 अच्छे यूज़ केसेस हैं और 1 या 2 खराब हैं, मतलब 1-2%, 5% आप जो मान सकते हैं, तो वो तो कोई भी
आर्म्स हो, एम्यूनिशन हो या एआई हो, कंप्यूटर्स हो, उसका सबका यूज़ केस ख़राब हो ही सकता है। तो वो तो रेगुलेटर और पॉलिसी मेकर का काम है कि किस तरह से बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स बिल्ड करें। बट इसको कैसे रेगुलेट करेंगे आप? मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो मेरी तरह सोच सकता है, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कैसे करेगी? पहली बात तो ये कि अभी हम वो दिल्ली दूर है जो एजीआई जिसकी बात कर रहे हैं, जो बेसिकली एक जनरल इंटेलिजेंस, जो एक छोटा सा बच्चा जो होता है, 6 साल का बच्चा भी जनरली इंटेलिजेंट होता है, वहाँ तक पहुँचने में शायद जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो शायद 25 साल लगेंगे और जो पेसिमिस्टिक है यहाँ 75 साल लगेंगे। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर ये कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दे ह्यूमन सोसाइटी को, किल स्विच दबा दे, हमको डोमिनेट करे, हमको एनस्लेव कर दे, वो तो बहुत दूर है दिल्ली फिलहाल। लेकिन आज जो 2,500 लोगों ने, इंक्लूडिंग इलन मस्क जिसके बारे में आपने बात करी, उन्होंने लिखा वो इसके लिए है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव, इलन मस्क मार्स में जाने का प्लान कर रहे हैं। वो हो सकता है मार्स को कॉलोनाइज का जो प्लान है वो 100 से 200 साल बाद होगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन अभी हो रही है। सिमिलरली एआई जिस फॉर्म में डेवलप हो रही है, इनफ कंप्यूटेशन और जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को अगर इम्प्रूव करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो शायद जनरली इंटेलिजेंट हो जाए, और फिर जनरली उसके कुछ अंडरलाइन मोटिव हो जो हमसे अलाइन नहीं हो, ह्यूमन रेस से अलाइन नहीं हो, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को दिल्ली, वाशिंगटन, बर्लिन, सबको इकट्ठा होकर के देखना पड़ेगा। लेकिन इसको रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, एज ए कंज्यूमर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो मैं कर पा रहा हूँ अभी एज ऑफ राइट नाउ, वो उसकी वजह से आई विल फील कि बॉस इट्स सो बैड कि आप इसको बंद कर दें। 1966 में एआई का पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है, एआई बहुत अलग अलग फॉर्म में बहुत तरह, अभी इसको नाम एआई दे दिया गया तो हम लोग अब एआई कर रहे हैं। दरअसल 1966 में ऐसे डेटा कोलिजन को यूज किए गए थे और साइंटिस्ट ने किया था। उसके बाद से लगातार बहुत सारी चीजें बढ़ी। अब इसको थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपकी खासतौर पर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ लेके आएगा, क्योंकि आप लोग डेटा से ही प्ले करते हैं, हम सारे लोग, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी। मुझे तो अपनी नौकरी में लगता है कि मैं ऐसा कौन सा अनोखा काम करता हूँ जो कोई और जनरेटेड चीज़ नहीं कर सकती। सिंपल, बहुत ही मतलब प्लेन लैंग्वेज में कह रहा हूँ मैं। होता ये है कि जब आप बिग पिक्चर देखिए, पूरे 200 साल की हिस्ट्री देखिए, तो आपको कितने उसमें यूनिक आइडियाज दिखे हैं। जनरल कॉमनर थिंकिंग है, उसी कॉमन थिंकिंग को तो हमने कोलेट कर दिया सर, और हमने एक ऐसी चीज बना दी जहां पे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग प्रोसेस को डिजिटाइज किया मैंने, और अब वो कन्वर्ट हो रही है वर्क के रूप में। तो इससे जो शायद ये लोग डर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो काम करें, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है कि नौकरी क्या करेंगे, जाएगी नहीं जाएगी, हम आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि मनीष जी कल क्या सोचने वाले हैं, और मनीष जी क्या सोचने वाले हैं ये अपने बैकग्राउंड नॉलेज में सोचेंगे। वो अगर किसी बच्चे का एनालिसिस करिए, 15 साल का बच्चा, उसके 10 साल की हिस्ट्री को आप एनालाइज कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे सोचता है, है ना। अपब्रिंगिंग से आप समझ जाता है उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो ये जब अगर आप करेंगे तो इसलिए तो शायद ये खतरा बन रहा है, फाइनेंस वर्ल्ड में खतरा बन रहा है, एडटेक में खतरा बन रहा है, ये बहुत सारे ऐसे काम में खतरा बनेगा जो शायद हमें रिडेंडेंट करेगा। ये खतरा लगता है आपको कि नहीं लगता? इसको कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। कि कंप्यूटर को रेगुलेट करना, एटम बम को रेगुलेट करना एक अलग चीज है, लेकिन डेटा को रेगुलेट करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। नहीं, तो ये डेटा जो इतना अबंडेंट डेटा है एज ऑफ राइट नाउ, मैं आपको बताऊं एज ए एनालिस्ट और फंड मैनेजर, कि डेटा ज़्यादा है, मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटी रिलेटिवली कम है। तो मैं हमेशा लैक ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटी, यानी कि ऐसा लगता है कि रात हो जाती है कि अब पूरा एसेस ही नहीं कर पाया। सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इतने मार्केट्स को आपको ट्रैक करना है, 50 तरह के रोज नए चार्ट आ रहे हैं, उसको कल जो देखा तो उससे रिलेट करना है, कितना एक्सेल शीट में कितना डेटा किस किस फॉर्म में आप करोगे, तो बड़ा थकान हो जाती है। देखिए, एक आम आदमी के पास में कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रेंट होता है, एक समझ की शक्ति, समय का कंस्ट्रेंट होता है कि रात को सोना है। करेक्ट। एआई के पास दोनों नहीं है, तो उसकी वजह से मैं आज एज ऑफ राइट नाउ चैट जीपीटी को, बार्ड को, खास करके चैट जीपीटी 4 को अपने इंटर्न की तरह से यूज कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि वो बहुत एक अच्छा लॉयल और बड़ा डिसिप्लिन इंटर्न, जो कई बार गलतियां करता है छोटी मोटी, जिसको लगता है कि मारपीट की जाए उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे काम में जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुई है, जिसको मैं आज के 100 साल पहले अगर मनीष डांगी को सोचता था
कि वो चलो कहीं जापान में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा एक ही था कि भाई पहले किसी जापानी को मिलो, उसके बाद में उससे पूछो, फिर उसको वहाँ की लाइब्रेरी को एक्सेस करो, वहाँ के डेटा को एक्सेस करो, वो सब अवेलेबल हो गया इंटरनेट में। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट इंटरनेट को स्क्रैप करना, सोचना वो मुश्किल था। अब चैट जीपीटी से मैं डायरेक्टली जापान से रिलेटेड कुछ भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मैं पूछ सकता हूँ उससे, और वो मुझे जवाब दे देता है। तो वो 10 लोगों का काम उसने ईजी कर दिया ना। 10 नहीं, अब देखिए, मैं एक पेशेंट हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, तो अब मैं एक परसों अपने डॉक्टर के पास गया अपनी रिपोर्ट्स लेकर के, उसके पास में 7 मिनट भी नहीं है मेरे को देखने के लिए, जबकि मेरे पास में 15 साल की रिकॉर्ड है कि मेरा लिवर फंक्शन कैसे मूव हुआ है, किडनी फंक्शन कैसे मूव हुआ है। तो भाई आप उसको देखो आराम से, डॉक्टर के पास समय नहीं है। अगेन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है या नहीं पता नहीं उस डॉक्टर के पास, लेकिन समय की सीमा है। यही डेटा को मैंने अगर चैट जीपीटी में डाल दिया, डॉक्टर गुप्ता जीपीटी में, तो वो उसको प्रोसेस करके कम से कम बता पा रहा है कि हुआ क्या है। एग्जैक्टली, मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ लोगों ने क्या बोला। देखिए डॉक्टर गुप्ता जीपीटी जो है ना, वही थ्रेड बन रहे हैं अभी। देखिए बहुत सारे लोगों ने, अब ग्राफिक में देखिए, अब मैं इसको मैं एक्सट्रापोलेट करता हूँ आपके फाइनेंस वर्ल्ड में, और अनुराग जी आपके पास आता हूँ मैं। लोगों ने क्या क्या बोला है कि इसके जरिए क्या हो सकता है। अब ये अरविंद कृष्णा जी हैं, इनकी हमने बात बताई, ये कह रहे हैं कि आईबीएम हायरिंग बंद करेगा और तकरीबन अपनी 20-25% लोगों की कमी करेगा, क्योंकि अब वो एआई के जरिए काम कर सकते हैं। उनको नहीं चाहिए 7800 लोगों को वो निकाल देंगे या उनकी भर्तियां कम करेंगे। ये आईबीएम का बयान है। दूसरा दिखाइए इसके बाद, जिन्होंने, मतलब ये वैनगार्ड फंड है जो बहुत ही बड़ा एक फंड है, उन्होंने जो डेटा दिया है ना, वो सुन के तो सचमुच में डर लगता है। वो दूसरा वाला दिखाइए। टिम बैकले कहते हैं कि एआई इंडस्ट्री में क्रांति लेके आएगा, खासतौर पे जनरेटिव एआई। और जैसे ही उसमें एलएलएम का डेटा हम यूज़ करेंगे जो अबंडेंस में है, तो उससे क्या होगा कि ये इन्होंने अपने एग्जाम्पल से बताया कि इनका जो इस समय मार्केट अंडर एसेट मैनेजमेंट है वो $7.2 ट्रिलियन का है, और 2000 से लेकर के ये 14 गुना हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉय सिर्फ 2 गुने से कम हुए हैं। अब आप सोचिए कि आपका बैलेंस शीट 14 टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं बढ़ गए आपके। यही तो मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तो हमको ये लग रहा है कि वो कम लोगों को इस्तेमाल, मैं इसको फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूं लोगों के लिए। सिर्फ नौकरी का इशू नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने कम भर्ती के इसलिए हमको डरना चाहिए। वो रूल कर रहा है, वो हमारे आपके जैसे सोचने की शक्ति रखता है। और भी लोगों के बयान लाइए जो डराने वाले हैं। ये जो गार्टनर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो एकदम ताज़ा रिपोर्ट, अभी आप जाके पढ़िए, जो कह रहे हैं जनरेटिव एआई से ऑपरेटिंग मॉडल्स बदल जाएंगे। और उन्होंने सर्वे किया है दुनिया भर के सीईओज के अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स में। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अनुराग जी आपके देश में सबसे ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, और ये 6-7 कंपनियां आपके यहाँ हैं जो वही सब लोग ये सब काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या ये एक ऐसी क्रांति आने वाली है, न सिर्फ इससे नौकरियां कम होंगी, रादर ये हमारी आपकी लाइफ को कंट्रोल भी करेगा, और फाइनेंस वर्ल्ड में तो बहुत ही भूचाल आएगा। सो नीरज जी, आपको सारे गेस्ट को नमस्कार और कॉम्प्लीमेंट स्पेशल, बिकॉज आपने ये सब्जेक्ट बड़ा डिफरेंट हट के चुना है। और आपने जब सब्जेक्ट बताया तो मैंने भी कुछ रिसर्च करने की कोशिश की और पॉइंट्स रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ बातों को हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन टाटा स्टील employed about 120,000 people just to generate 3 million tons of steel। ये 90s की बात है तकरीबन, डेटा कुछ इधर उधर हो सकता है, बट तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग उनको चाहिए थे 3 मिलियन टन स्टील के लिए। आज वो 20 मिलियन टन स्टील जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट उसके पास तकरीबन 80,000 का ही है। तो देखिए, कैपेसिटी 6 टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन एम्प्लॉयज आधे हो गए और आज करीब 30-40% कम हो गए। इस रेवोल्यूशन को लोग मिस कर गए नीरज। वो इसलिए मिस कर गए क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब्स जब जाते हैं ना, तो उनकी आवाज नहीं आती, समवेयर उनको वो वॉइस मिलती नहीं है। यूएस में बहुत सारी ये जो एफिशिएंसी 60s 70s से आ रही है और 80s में जो आ रही है, इससे ब्लू कॉलर जॉब्स का बेतहाशा लॉस हुआ है, लेकिन उनकी आवाज लोगों को सुनाई नहीं दी ज्यादा। इसके ऊपर उन्होंने आउटसोर्सिंग के से भी जॉब्स लूज किए हैं टू अदर चीपर कंट्रीज, तो वो भी आवाज कम सुनाई दी, जो अब लोग उसको रेज कर रहे हैं। इससे थोड़ा पीछे जाइए नीरज, जॉब्स लॉसेस ऑटोमोबाइल्स आने के बाद में हॉर्सेस के भी हुए थे, बट घोड़ों की आवाज होती नहीं, तो वो हमें बिल्कुल ही सुनाई नहीं दी। लोग कह रहे हैं कि एआई इज अ सिमिलर डिसरप्शन फॉर द व्हाइट कॉलर जॉब्स।
और अब इसकी आवाज हमें बहुत पहले से सुनाई देनी शुरू होगी, बिकॉज द वॉइस ऑफ द व्हाइट कॉलर जॉब्स इज वेरी लाउड, और वो सब मीडिया में और तमाम जगह पे रहे हैं, और तभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं. बट मेरा जो जजमेंट है नीरज, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द सेम वे द व्हाइट कॉलर जॉब्स, जो ब्लू कॉलर जॉब्स को ऑटोमेशन ने डिसरप्ट किया. 2-3 एग्जांपल्स नीरज बात करता हूं. एक प्रोफेसर यहाँ पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे थे कि मेरे सवालों के आंसर एआई ने वो आंसर्स दिए जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स से मुझे नहीं मिलते हैं. दिस इज अ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, राइट? कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज की बात नहीं हो रही है. सो यू कैन इमेजिन कि किस किस्म का वैल्यू एड वो कर पा रहा है. आपने बात की इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज की. आई वुड जस्ट एड वन मोर थिंग. मोस्ट व्हाइट कॉलर जॉब्स टुडे नीरज आर, देखिए इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रप्शन गूगल ने कर दिया था. So information is there. Humans organize this information and structure it and then produce a first level outcome. वो humans की value थी. AI उस चीज को disrupt कर रहा है. तो ultimately wherever आपको information Google में थी, आपको organize करके काम की information निकाल के और एक structured output देना है. That is what AI will do. तो वहां पे I would say नीरज about 70 to 80% jobs, white collar jobs, are actually largely doing this. मनीष जी ने बात की वो रिपोर्ट्स की. देखिए 15 साल की रिपोर्ट्स को खंगाल के एक एनालिसिस देना, ये ह्यूमंस भी एक्यूरेटली नहीं दे पाएंगे, एंड एआई कैन डू इट वेरी परफेक्टली. उसके बाद उसको एक डॉक्टर एनालाइज कर सकता है एंड रूल आउट के ठीक है ये शायद गलत आउटपुट आ गया, एंड देन एआई कैन लर्न फ्रॉम देयर, राइट? ऐसे ही लीगल ड्राफ्ट्स में आप जाइए, बहुत सारे लीगल ड्राफ्ट्स जो बन रहे हैं, तकरीबन दिस इज ऑल जस्ट वेरी बेसिक क्लरिकल वर्क which can all be disrupted by AI. Financial world में देख लीजिए, anywhere where people are collecting information and then organizing it and then doing very high level first cut analysis, they are all getting disrupted. PricewaterhouseCoopers कह रहा है, तकरीबन गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा कि करीब 18% जॉब्स वर्ल्ड के अगले 10 साल में एलिमिनेट हो जाएंगे. ये बातें नीरज हो रही है व्हाइट कॉलर जॉब्स में मोस्टली. हाँ, इस बार खतरा किसको नहीं है? ब्लू कॉलर जॉब्स को खतरा इस बार नहीं है. They will not be disrupted, right? And that's why, और थोड़ा रिपोर्ट्स को थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना चाहिए नीरज. कई बार जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर कहता है कि, या आई थिंक गोल्डमैन ने कहा है कि ये इंडिया वगैरह को ज्यादा डेंजर नहीं है क्योंकि इंडिया में वो डिस्ट्रप्शन नहीं होगा. बट व्हेन दे आर सेइंग इंडिया, अंडरस्टैंड कि वो देख रहे हैं कि 50% जॉब्स तो एग्रीकल्चर वाले हैं, वो एआई क्या डिस्रप्ट करेगा, राइट? फाइनली नीरज, आई थिंक एक छोटा सा एनालिसिस कल फेडरल रिजर्व से आया, फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस, राइट? कल उनकी एक रिपोर्ट आई, मैं हैरान था देख के. दे हैव एनालाइज्ड के और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उन्होंने यूज किया ऑन ट्विटर डेटा एंड सम अदर सेकेंडरी डेटा, एंड उसको एनालाइज किया उन्होंने, एंड दे प्लॉटेड द कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड स्प्रेड्स, एंड दे आर सेइंग इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड. वो रिपोर्ट है, मैं वो रिपोर्ट को उसका पढ़ नहीं पाया. मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है. मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है. बेहतरीन नीरज. यस. अब आप मुझे बताइए कि कौन एनालिस्ट नीरज, मैं उस चार्ट्स को देख के हैरान हूं, एंड इट इज ट्रू, राइट? और वो और इवेंट से कंपेयर कर रहा है कि कब एसवीबी क्राइसिस आया, कब ऑयल प्राइसेस हुए, और कैसे यील्ड्स चेंज हुई. जी अनुराग, मैं यहाँ पे एक चीज और, देखिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आवाज अड्डा शो करता हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल शो भी करता हूँ, कभी ये वाले शो कर रहा हूँ, मैंने 20 चीजें याद रखी हैं. मेरी खूबी सिर्फ ये है कि मुझे बहुत सारी चीजें रेफरेंस में दिमाग में मेरे हैं और मैं फटाफट जवाब दे लेता हूँ या आपसे बहस कर लेता हूँ. लेकिन कोई मशीन मुझसे ज्यादा मेमोरी रख सकती है जो मुझसे अच्छे जवाब देगी, तो मेरी क्या यूटिलिटी रहेगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज है. आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बताइए. नहीं, सिर्फ ये है कि जो अनुराग बोल रहे थे वो सही है. एक ही बात की जो एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जनरल आउटपुट बढ़ेगा, एफिशिएंसी गेन होगी, वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है मेरे ख्याल से. सभी लोग मोटा मोटी इस पर एग्री करते हैं. जो आर्ग्यूमेंट और जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि वो जो सारे गेन्स आएंगे, सारे फल किसको मिलेंगे? सिर्फ एक ओपन एआई को मिल जाएंगे या सबको मिलेंगे? तो वो पॉलिसी का प्रॉब्लम है, वो उसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं. इसको इससे कन्फ्लेट करना है कि नहीं एआई खराब है. हो सकता है कि नीरज क्योंकि सबसे अच्छा शो करते हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ नीरज ही रहें और उन्हीं से सब लोग बात करना चाहें. एआई की वजह से आपका क्लोन जो है वो हर आदमी के मोबाइल पे हो
और वो बात करे ये तो और डेंजर हो तो नहीं, तो वो अच्छा हो जाएगा नीरज के लिए। लेकिन उसके साथ साथ नीरज के जैसे 50 जो दूसरे लोग ऐसा शो कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ हो गई। लेकिन हर उस आदमी के लिए अगर नीरज एक कंसल्टेंट बन जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब नीरज की इनकम जो है वो अभी $1 मिलियन है, वो 100 मिलियन हो गई। तो अब पॉलिसी का प्रॉब्लम है कि उस 100 को 25% पे टैक्स ना करें, 70% पे टैक्स करें। वो मतलब वो बेसिक लैंग्वेज में कहते हो के शेप वाला फिर इशू खड़ा होगा। और इसको मैं कहूँगा कंसंट्रेशन है, डेटा सॉवरेंटी क्रिएट होगी। और डेटा सॉवरेंटी किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है ना। वो अभी मैं इसको अब एक छोटा सा ब्रेक करने में प्रोड्यूसर साहब लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जाते थे एक चीज़ बोलता हूँ जिसको जो प्रीमाइस सेट करेगी नेक्स्ट लेवल के डिबेट में। नेटफ्लिक्स कहता है कि स्लीप मेरा कंपटीशन है। आप जितना कम सोएंगे उतना ज़्यादा OTT सीरीज देखेंगे, और जितना ज़्यादा सोएंगे नेटफ्लिक्स के लिए आप कंपटीशन क्रिएट करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जितना फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी उतना ज़्यादा PMS और फंड मैनेजर चलाने वालों के लिए कंपटीशन क्रिएट होगा, चैलेंज होगा। मेरे को मालूम हो जाएगा ना, तो फिर मैं PMS या फंड की सर्विसेज क्यों लूँगा। और मेरी मदद के लिए AI आ रहा है। मैं इसी बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ।